दोस्तों फोर्जिन ने एक तरह से पहले हमें देखने को मिली थी जो मूवी 2013 में इसे फोर्जिन 2 के नाम से जाना जाता था और जिसके बाद फोर्जिन 3 की अनाउंसमेंट की गई थी। लेकिन बहुत लंबा समय हो चुका है, कोई अपडेट निकल कर नहीं आई थी और फाइनली अपडेट निकल कर आ चुकी है जिसके अंदर हम बात करेंगे फोर्जिन 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया और ये डिज्नी की एक सुपरहिट मूवीज़ में से एक है और इसका तीसरा पार्ट हमें 2025 में देखने को मिलेगा। ये कन्फर्मेशन निकल कर आ रही है। साथ ही साथ अभी कोई टीज़र या ट्रेलर आउट नहीं किया गया है, यहाँ तक कि कोई पोस्टर भी आउट नहीं किया गया है। जैसे कोई अपडेट आती हैं या और कुछ और भी आता है तो मैं आपको बताऊंगा और अभी जितनी भी अपडेट है वो मैं एक एक कर कर आपको बताता हूँ। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों इसी के साथ आज की इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। फ्रोजन 2013 की अमेरिकी एनिमेटेड संगीतमय फंतासी फिल्म है जो वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो द्वारा निर्मित और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा वितरित की गई है। पीटर डेल वेचो द्वारा निर्मित फिल्म का निर्देशन क्रिस बक और जेनिफर ली ने किया था और इसकी पटकथा लिखी थी। निर्देशकों ने हंस क्रिश्चियन एंडरसन की द स्नो क्वीन से प्रेरणा लेकर शेन मॉरिस के साथ मिलकर कहानी लिखी। इसमें क्रिस्टन बेल, इदीना मेंजेल, जोश गार्ड, जोनाथन ग्रॉफ और सेंटिनो फोंटाना की आवाजें हैं। फ्रोजन राजकुमारी अन्ना का अनुसरण करती है क्योंकि वह क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ के साथ मिलकर अपनी अलग हो चुकी बहन एल्सा को ढूंढती है, जिनकी बर्फीली शक्तियों ने अनजाने में उनके राज्य को शाश्वत सर्दियों में फंसा दिया है। फिल्म नारीवाद, सामाजिक पहचान और बहन के बंधन के विषयों की पड़ताल करती है। फिल्म के कार्यकारी निर्माता जॉन लैसेटर के बाद विकास शुरू हुआ, जो द स्नो क्वीन को अनुकूलित करने के डिज्नी के पहले असफल प्रयासों से चिंतित थे। उन्होंने बक को परियोजना में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक राजी किया। बक डिज्नी की पारंपरिक राजकुमार और राजकुमारी कथा के बजाय सच्चे प्यार पर एक नया दृष्टिकोण तलाशना चाहते थे। कहानी को व्यापक पुनर्लेखन और परीक्षण से गुजरना पड़ा, जिससे अंतिम संस्करण तैयार हुआ जिसमें अन्ना और एल्सा के बीच के बंधन और प्रेम और बलिदान के विषयों पर जोर दिया गया। एनिमेशन के दौरान प्रोडक्शन टीम ने चरित्र मॉडलिंग और बर्फ तत्वों के निर्माण में सहायता के लिए कई उपकरण विकसित किए। क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज ने गाने लिखे और क्रिस्टोफ बेक ने स्कोर तैयार किया। फ्रोजन का प्रीमियर 19 नवंबर 2013 को हॉलीवुड, लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 27 नवंबर को इसकी सामान्य नाटकीय रिलीज हुई। इसे आलोचकों से आम तौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेट सहित कई प्रशंसाएं प्राप्त हुईं। इट गो और 86वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस राजस्व में कुल $285 बिलियन की कमाई की और उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और सभी समय की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म के रूप में अपना नाटकीय प्रदर्शन पूरा किया। फ्रोजन अपने गीतों, पात्रों, कहानी कहने के तत्वों और आम दर्शकों के लिए अपील के साथ एक सांस्कृतिक घटना बन गई। इसकी लोकप्रियता ने एक फ्रेंचाइजी के निर्माण को प्रेरित किया, जिसमें 2015 में एक एनिमेटेड शॉर्ट, 2017 में एक एनिमेटेड फीचर और 2019 में एक फीचर लेंथ सीक्वल फ्रोजन 2 शामिल था। कथानक एरेंडेल की राजकुमारी एल्सा के पास जादुई शक्तियां हैं जो उसे बर्फ और बर्फ को नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं। अक्सर बचपन में अपनी छोटी बहन अन्ना के साथ खेलने के लिए उनका उपयोग करती थीं। जब एल्सा गलती से अन्ना को अपने जादू से घायल कर देती है, तो उनके माता पिता राजा और रानी उन्हें ग्रैंड पब्बी के नेतृत्व में पत्थर के ट्रॉल्स की एक कॉलोनी में ले जाते हैं, जो अन्ना को ठीक कर देता है, लेकिन एल्सा के जादू की उसकी यादों को मिटा देता है। ग्रैंड पब्बी ने एल्सा को चेतावनी दी कि उसे अपनी शक्तियों को न
नियंत्रित करना सीखना होगा और डर उसका दुश्मन होगा। बहनें महल के भीतर अलग थलग हैं, जिसके द्वार अब जनता के लिए बंद हैं। अपनी बढ़ती अप्रत्याशित शक्तियों के डर से एल्सा ने अन्ना के साथ सभी संपर्क बंद कर दिए, जिससे वे भावनात्मक रूप से दूर हो गए। जब बहनें किशोर होती हैं तो राजा और रानी समुद्र में खो जाते हैं और उन्हें मृत मान लिया जाता है। वयस्क होने पर एल्सा को रानी का ताज पहनाया जाने वाला है, लेकिन उसे डर है कि उसकी प्रजा उसके जादू का पता लगा लेगी और उससे डरने लगेगी। महल के द्वार वर्षों में पहली बार जनता और आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए खोले गए हैं, जिनमें षड्यंत्रकारी ड्यूक ऑफ वेसल्टन और दक्षिणी द्वीप समूह के राजकुमार हंस भी शामिल हैं। एल्सा का राज्याभिषेक बिना किसी घटना के होता है, लेकिन वह अन्ना से दूर रहती है, जो उत्सव के दौरान हंस के साथ एक रोमांटिक बंधन विकसित करता है, लेकिन एल्सा इसका विरोध करती है। आहत और भ्रमित एन अविरोध करती है और एल्सा से अपने डर और अलगाव के बारे में समझाने की विनती करती है। भावनात्मक तनाव के कारण एल्सा गलती से अदालत के सामने अपनी शक्तियां प्रकट कर देती है। ड्यूक द्वारा राक्षस करार दी गई एल्सा उत्तरी पर्वत की ओर भाग जाती है, जहां वह अंततः अपनी शक्तियों को स्वीकार करती है, खुद को बदलती है और एक साधु जीवन जीने के लिए एक बर्फ महल का निर्माण करती है। एल्सा से अनभिज्ञ उसके जादू ने अरेंडेल को अनंत सर्दी में डाल दिया है। एना एल्सा को ढूंढने और हंस को कमान सौंपकर सर्दी खत्म करने का उपक्रम करती है। खो जाने के बाद उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नाम के एक हिममानव और उसके रेंडियर स्वेन से होती है, जो उसे पहाड़ों पर ले जाने के लिए भर्ती करते हैं। भेड़ियों के हमले के बाद क्रिस्टोफ की बेफियों की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वे पैदल यात्रा जारी रखते हैं और ओलाफ की खोज करते हैं, जो एक बात करने वाला स्नोमैन है जो अनजाने में एल्सा द्वारा बनाया गया है, जो उन्हें उसकी ओर मार्गदर्शन करने की पेशकश करता है। जब एना का घोड़ा उसके बिना एरें डेल में वापस आता है, तो हंस ड्यूक के गुर्गों के साथ उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिसे ड्यूक गुप्त रूप से एल्सा को मारने का आदेश देता है। जब एना बर्फ के महल में पहुंचती है और एल्सा को बताती है कि अरेंडेल का क्या हाल हो गया है, तो भयभीत एल्सा कबूल करती है कि वह नहीं जानती कि उसके जादू को कैसे खत्म किया जाए। उसके डर के कारण उसकी शक्तियां एक बार फिर प्रकट हो जाती हैं और वह गलती से अन्ना के दिल को स्थिर कर देती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है। एना को सुरक्षित रखने की हताशा में एल्सा ने मार्शमैलो नाम का एक विशाल हिम राक्षस बनाया, जो एना, क्रिस्टोफ और ओलाफ का पीछा करता है। एना पर एल्सा के जादू के प्रभाव को महसूस करते हुए क्रिस्टोफ उसे ट्रोल्स अपने दत्तक परिवार के पास ले जाता है। ग्रैंड पब्बी ने खुलासा किया कि जब तक सच्चे प्यार का कार्य क्षति को उलट नहीं देता, तब तक अन्ना स्थिर हो जाएगा। क्रिस्टोफ और ओलाफ एना को घर वापस लाने के लिए दौड़ लगाते हैं ताकि हंस उसे चूम सके। हंस और उसके लोग एल्सा के महल तक पहुंचते हैं, मार्शमैलो को हराते हैं, जो एक खाई में गिर जाता है, और एल्सा को पकड़ लेते हैं। एना को हंस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन उसे चूमने के बजाय हंस ने खुलासा किया कि वह वास्तव में दोनों बहनों को खत्म करके अरेंडेल के सिंहासन पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। हंस टूटे हुए दिल वाली अन्ना को मरने के लिए एक पुस्तकालय में बंद कर देता है और फिर गणमान्य व्यक्तियों और ड्यूक को यह विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित करता है कि वह एल्सा की शक्तियों के कारण मर गई। वह रानी को फांसी देने का आदेश देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह अपनी कोठरी से भाग गई है। ओलाफ ने अन्ना को मुक्त कर दिया और वे क्रिस्टोफ से मिले, जिसके बारे में ओलाफ ने खुलासा किया कि वह उससे प्यार करता है। हंस ने बाहर एल्सा का सामना किया और दावा किया कि उसने अन्ना को मार डाला, जिससे एल्सा टूट गई और अचानक तूफान रुक गया।
हंस द्वारा एल्सा को मारने से कुछ क्षण पहले एना रास्ते में छलांग लगाती है और हंस को रोककर ठोस रूप से जम जाती है। तबाह होकर एल्सा अपनी बहन को गले लगाती है और शोक मनाती है, जो पिघल जाती है। उसकी वीरता सच्चे प्यार का कार्य बनती है। यह महसूस करते हुए कि प्यार उसके जादू को नियंत्रित करने की कुंजी है, एल्सा शाश्वत सर्दी को दूर कर देती है और ओलाफ को गर्मी का अनुभव करने के लिए एक छोटा सा बादल देती है। हंस को उसके राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अरेंडेल से निर्वासित कर दिया गया, जबकि एल्सा ने ड्यूक को वापस पाने के लिए वेसल्टन के साथ व्यापार समझौते को रद्द कर दिया। एना क्रिस्टोफ को एक नई स्लेज देती है और दोनों को चुंबन मिलता है। बहनें फिर से मिल जाती हैं और एल्सा वादा करती है कि वह महल के दरवाजों पर फिर कभी ताला न ही लगाएगी। आवाज डाली। मुस्कुराती हुई सुनहरे बालों वाली क्रिस्टन बेल, काले बालों इदीना इदीना मेंजेल एक कार्यक्रम में गाती हुई। भूरे बालों वाला जोनाथन ग्रॉफ, काले बालों वाला चश्मे वाला जोश गाय। शीर्ष पंक्ति एल आर क्रिस्टन बेल इदीना मेंजेल, निचली पंक्ति एल आर जोनाथन ग्रॉफ जोश गाय। क्रिस्टन बेल अन्ना एरेंडेल की राजकुमारी और एल्सा की छोटी बहन के रूप में 4 वर्षीय अन्ना गायन के रूप में केटी लोपेज 5 वर्षीय लिवी स्टुबेनराउच 7 अन्ना 8, अगाथा ली मोन 9 वर्षीय के रूप में 9 अन्ना 10, एल्सा के रूप में इदीना मेंजेल अरेंडेल की रानी जिसके पास जादुई बर्फ की शक्तियां हैं और अन्ना की बड़ी बहन है 11, इवा बेला 8 वर्षीय के रूप में 7 एल्सा 12, स्पेंसर लेसी गनुस 12 वर्षीय के रूप में 13 एल्सा 14, क्रिस्टोफ के रूप में जोनाथन ग्रॉफ एक हिममानव जिसके साथ स्वेन नाम का एक हिरन है 15-16, टायरी ब्राउन 8 वर्षीय 17 क्रिस्टोफ 18, ओलाफ के रूप में जोश गार्ड एक संवेदनशील हास्य राहत स्नोमैन जिसे एल्सा और अन्ना ने बच्चों के रूप में बनाया था, जो गर्मियों का अनुभव करने का सपना देखता है 19-20-21, सेंटिनो फोंटाना हंस के रूप में दक्षिणी द्वीप समूह का एक राजकुमार जो गुप्त रूप से सोना खोदने वाला गद्दार है 15, ड्यूक ऑफ वेसल्टन के रूप में एलन टुडिक 22, ग्रैंड पब्बी ट्रोल किंग के रूप में सियारन हिंड्स 23, ओकेन के रूप में क्रिस विलियम्स वांडरिंग ओकेन ट्रेडिंग पोस्ट और सोना के मालिक 24, मया विल्सन बुल्डा के रूप में एक ट्रोल और क्रिस्टोफ की दत्तक मां 25-26, मार्शमैलो के रूप में पॉल ब्रिग्स 27, एल्सा द्वारा बनाया गया एक विशाल हिम राक्षस 28, अरेंडेल के राजा अन्ना और एल्सा के पिता के रूप में मॉरिस लामार्चे 25-26, अरेंडेल की रानी अन्ना और एल्सा की मां के रूप में जेनिफर ली 29, गैर बोलने वाले पात्रों में क्रिस्टोफ के रेंडियर साथी स्वेन घोड़े और भेड़िए शामिल हैं। 30 स्वेन के लिए गुर्राहट और खर्राटे फ्रैंक वेलकर द्वारा प्रदान किए गए थे, जिन्हें फिल्म में श्रेय नहीं दिया गया था। 31 उत्पादन पृष्ठभूमि एक बर्फीली प्रिज्मी स्नो क्वीन काई नाम के एक बच्चे के साथ रात के आकाश में स्लेजिंग कर रही है। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की द स्नो क्वीन का चित्रण 1937 की शुरुआत में वॉल्ट डिज्नी ने हंस क्रिश्चियन एंडरसन की कहानी द स्नो क्वीन को एक एनिमेटेड फीचर में बदलने की कल्पना की थी। हालांकि उस समय उनके स्टूडियो की सीमित क्षमताओं के कारण यह परियोजना सफल नहीं हो सकी। 3-2-3-3-1-9-4-3 में उन्होंने फिल्म निर्माता सैमुअल गोल्डविन के साथ सहयोग किया, जहां गोल्डविन का स्टूडियो एंडरसन के जीवन की लाइव एक्शन बायोपिक की शूटिंग करेगा और डिज्नी का स्टूडियो उनकी परियों की कहानियों को जीवंत करेगा। 34-35 डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो ने द स्नो क्वीन का रूपांतरण करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे क्योंकि उन्हें इसकी कहानी बहुत अंधकारपूर्ण लगी।
36 अंततः गोल्डविन ने 1952 की लाइव एक्शन फिल्म हंस क्रिश्चियन एंडरसन के निर्माण के लिए सहयोग छोड़ दिया और डिज्नी एनिमेशन ने द स्नो क्वीन सहित कई अधूरी एनिमेटेड परियोजनाओं को बंद कर दिया। 34-32 1990 के दशक के अंत में 34 डिज्नी पुनर्जागरण युग 1989-1999-37 के दौरान द लिटिल मरमेड 1989 की सफलता के बाद डिज्नी एनिमेशन ने द स्नो क्वीन पर दोबारा गौर किया, लेकिन असफल रहा और इसे फिर से बंद कर दिया। 1936 जून 2003 में द वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी माइकल आइजनर ने द स्नो क्वीन के लिए संदेह व्यक्त किया और उत्पादन को स्थानांतरित करना चाहा। उन्होंने पिक्सर के निदेशक जॉन लासेटर के साथ सहयोग का प्रस्ताव रखा, जो उनके डिज्नी के पहले प्रयासों से द स्नो क्वीन अवध आर्ना कला में रुचि रखते थे। 38 जो डिज्नी के साथ पिक्सर के अनुबंध के प्रत्याशित नवीनीकरण पर निर्भर था। 39 अनुबंध को नवीनीकृत करने के बजाय 40 डिज्नी ने जनवरी 2006 में पिक्सर का अधिग्रहण कर लिया। 41 और लैसेटर को पिक्सर और डिज्नी एनिमेशन दोनों के मुख्य रचनात्मक अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया। 42 विकास 2008 में शुरू हुआ जब लैसेटर ने क्रिस बक को सफलतापूर्वक मना लिया, जो पहले डिज्नी की 1999 की फिल्म टार्ज़न 36 का सह निर्देशक था और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन 2007 की फिल्म सर्फ अप का सह निर्देशन में काम कर रहा था। डिज्नी में लौटने के लिए उसी वर्ष सितंबर में बक ने लासेटर के सामने द स्नो क्वीन सहित कई विचार रखे। 43 बक ने साझा किया कि द स्नो क्वीन के लिए उनकी मूल अवधारणा एंडरसन की परिकथा पर आधारित नहीं थी, बल्कि सच्चे प्यार पर एक नया दृष्टिकोण तलाशने की उनकी इच्छा से उपजी थी। उन्होंने कहा कि चूंकि डिज्नी पहले से ही पारंपरिक राजकुमार चुंबन राजकुमारी कथा में गहराई से उतर चुका था, इसलिए वह एक नया दृष्टिकोण तलाशना चाहता था। 44 यह परियोजना अन्ना एंड द स्नो क्वीन शीर्षक के तहत शुरू हुई और मूल योजना पारंपरिक एनिमेशन का उपयोग करके इसे बनाने की थी। 36 जोश गार्ड के अनुसार वह शुरुआती दौर में ही फिल्म से जुड़ गए थे, जब कथानक मूल एंडरसन परिकथा से काफी मिलता जुलता था और मेगन मुली को एल्सा की आवाज देने के लिए तैयार किया गया था। 4-5-2-0-1-0 की शुरुआत में परियोजना ने विकास चुनौतियों के दौर में प्रवेश किया, जहां स्टूडियो को द स्नो क्वीन कहानी पर काम करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। 22 दिसंबर 2011 को डिज्नी ने फिल्म के लिए एक नया शीर्षक फ्रोजन का खुलासा किया और 27 नवंबर 2013 को रिलीज की तारीख तय की। एक महीने बाद डिज्नी ने घोषणा की कि फिल्म शुरू में नियोजित पारंपरिक एनिमेशन के बजाय कंप्यूटर एनिमेटेड होगी। 47 क्रिस्टन एंडरसन लोपेज और रॉबर्ट लोपेज इस परियोजना में शामिल हुए और जनवरी 2012 में फ्रोजन के लिए गीत लिखना शुरू किया। 48-44-005 मार्च 2012 को यह घोषणा की गई कि बक लैसेटर और पीटर डेल के साथ निर्देशन करेंगे। वेचो उत्पादन 49 लैसेटर को बाद में कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया गया। मार्च 2012 में व्रेक इट राल्फ 2012 के लेखकों में से एक जेनिफर ली को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। 50 लीटर की भागीदारी से पहले पिछली स्क्रीन और गीतकारों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। एंडरसन लोपेज ने बताया कि पूरी स्क्रिप्ट खराब हो गई और उसे और रॉबर्ट को जेनिफर ली और क्रिस बक के साथ मिलकर इसे बनाना पड़ा। 48-30-46 प्रोडक्शन टीम को अनिवार्य रूप से प्रक्रिया को फिर से शुरू करना पड़ा और 17 महीने की समय सीमा का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप एक कठिन कार्यक्रम हुआ। 51 निर्माण के दौरान कहानी संरचना की समझ के लिए ली को सह निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया था, जिसके बारे में टीम का मानना था कि यह बक के अनुभव के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है।
52। ली के अनुसार कुछ मुख्य अवधारणाएं पहले ही स्थापित हो चुकी थीं, जैसे कि फिल्म का फ्रोजन हार्ट हुक जहां सच्चे प्यार का कार्य जमे हुए दिल को पिघला देगा। 51 लीटर ने याद किया कि डिज्नी एनिमेशन के अध्यक्ष एडविन कैटमुल ने फिल्म के अंत पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर पहले ही जोर दिया था। 53 बक ने प्रारंभिक कथानक में कहा कि वे उत्तराधिकारी के बजाय अतिरिक्त के रूप में अन्ना की कुंठाओं को उजागर करके उसके प्रति सहानुभूति जगाना चाहते थे। 54 बाद के संस्करणों में एक्शन और रोमांच पर कम जोर देकर संगीत तमय कॉमेडी पर ध्यान केंद्रित किया गया। जनवरी 2014 में डिज्नी के सीईओ बॉब इगर ने फ्रोजन को ब्रॉडवे स्टेज संगीत में रूपांतरित करने की योजना की घोषणा की। 267 एक ही व्यावसायिक तिमाही के भीतर उन्होंने फ्रोजन पर अपना दृष्टिकोण बदल दिया। शुरुआत में फरवरी 2014 में इसकी फ्रेंचाइजी क्षमता को स्वीकार किया, बाद में मई 2014 में कहा कि यह शायद डिज्नी की शीर्ष 5 फ्रेंचाइजियों में से एक थी। 268 फिल्म की लोकप्रियता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 में अमेरिका 269 और अन्य देशों में माल की गंभीर कमी हो गई। 270 ईबे पर सीमित संस्करण व दोस्तों पिछली जो मूवी देखने को मिली थी वो हमें देखने को मिली थी 19 नवंबर 2023 को, और इसी के बाद 27 नवंबर 2023 को इसे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ पूरी एक तरह से कंट्रीज़ में से रिलीज़ किया गया था, और उसका जो कलेक्शन था मैं आपको बता दूं 1.2 बिलियन डॉलर्स का था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ज़बरदस्त रहा। मूवी की सिर्फ एक तरह से जो चार्ज लगा था, इसका बजट था 150 मिलियन डॉलर, यानी मूवी ने अपने एक तरह से जो इसकी जो कॉस्टिंग है उससे लेकर तकरीबन 10 से 15 गुना ज़्यादा कमाई की थी, और रिकॉर्ड तोड़ दिए थे सारी इस मूवी के। और इसके बाद कंफर्मेशन तो आ ही रही थी, और अभी तीसरा पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ उसकी लेंथ होने वाली है तकरीबन 1 घंटा, तकरीबन 10-15 मिनट होने वाली है। बाकी दोस्तों कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों अब इसकी कास्टिंग, जो कैरेक्टर हमें देखने को मिले उनके बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन टीम ने शुरू में एल्सा को एक खलनायिका के रूप में चित्रित किया था, जो वेदी पर झुकाए जाने के बाद अपने दिल की धड़कन से प्रेरित थी। प्रारंभिक कथानक एक ऐसे शासक के बारे में भविष्यवाणी के इर्द गिर्द घूमता है जिसका दिल जमे हुए है और विनाश का कारण बनता है, जिससे एल्सा द्वारा बनाई गई बर्फ राक्षसों की सेना के साथ लड़ाई होती है और हंस द्वारा हिमस्खलन शुरू हो जाता है, जो एल्सा के बजाय रूपक जमे हुए दिल वाला था। 55-56 शुरुआती संस्करणों में अन्ना को एक किसान के रूप में चित्रित किया गया था जो अपने टूटे हुए दिल को शांत करने के लिए एक दुष्ट स्नो क्वीन से मदद मांग रहा था। 57 एल्सा को स्वाभाविक रूप से दुष्ट के रूप में चित्रित किया गया था, जिसने अन्ना को प्यार का अनुभव करने से रोकने के लिए उसके दिल को ठंडा करने के लिए उसकी शादी से उसका अपहरण कर लिया था। 58 हालांकि टीम ने एल्सा और अन्ना को बहनों में बदलने का फैसला किया और प्यार बनाम डर के विषय की खोज की। उन्होंने पाया कि इससे एक अधिक भरोसेमंद और भावनात्मक कहानी सामने आई, जिसमें एना द्वारा एल्सा को बचाने के कार्य ने उसके जमे हुए दिल को पिघल दिया। उनके अनुसार चुनौतीपूर्ण हिस्सा दृश्यात्मक रूप से अंत का मंचन करना था। इसका समाधान एल्सा की भावनाओं को बर्फीला तूफान बनाते हुए चित्रित करके, हंस और एल्सा को अन्ना से अलग करके और पात्रों के भावनात्मक प्रकटीकरण की अनुमति देकर किया गया था। 55-59 लोपेज के गीत लेट इट गो की रचना ने एल्सा को एक अधिक जटिल, कमजोर और सहानुभूतिपूर्ण चरित्र में बदल दिया, जिसमें उसे एक खलनायक के बजाय अपने उपहार को नियंत्रित करने और स्वीकार करने के लिए संघर्ष करते हुए दर्शाया गया है। 60-61 गीतकारों ने कहा कि वे एल्सा के साथ सहानुभूति रखते हुए और अपने सच्चे स्व को प्रकट करने और एकांत में स्वतंत्रता को सहन करने के उसके अनुभव की खोज करके उनके पास आए। एल्सा के चरित्र में बदलाव के अनुरूप ली ने स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। 57 एक और सफलता तब मिली जब कथानक में मोड़ आया और अंत में हंस को असली खलनायक के रूप में प्रकट किया गया।
प्रोडक्शन टीम दर्शकों को यह विश्वास दिलाना चाहती थी कि हंस अन्ना के लिए आकर्षक राजकुमार था, लेकिन बाद में उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। 62 ने हंस को सोशियोपैथिक और ट्विस्टेड के रूप में चित्रित किया, साथ ही अन्ना के क्रिस्टोफ के लिए अंतिम मोड़ की नींव भी रखी। वह अन्ना की भावनाओं को पूरी तरह से प्रकट किए बिना उन्हें उजागर करना चाहती थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि दर्शकों को दोनों पात्रों के ये उसके आंतरिक संघर्ष का एहसास हो। 51 शुरुआती संस्करणों में एना ने क्रिस्टोफ के साथ पहली मुलाकात में खुलेआम फ्लर्ट किया था। हालांकि वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज के अध्यक्ष एलन हॉर्न द्वारा हंस के साथ अन्ना की पूर्व सगाई को देखते हुए संभावित भ्रम और झुंझलाहट की ओर इशारा करने के बाद इसे बदल दिया गया था। 63 ली को अन्ना के व्यक्तित्व को परिभाषित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। कुछ सहकर्मियों ने अन्ना को और अधिक निष्क्रिय और सहनिर्भर बनाने का सुझाव दिया। 50 लीटर असहमत थे और अन्ना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उन्हें लगभग 1 वर्ष लग गया। 51 वह चाहती थी कि अन्ना के पास एक उभरती हुई उम्र की कहानी हो, जहां अन्ना अपने अकेलेपन के कारण जीवन और प्रेम के बारे में एक अनुभवहीन दृष्टिकोण से प्रेम की एक परिपक्व समझ में परिवर्तित हो जाए, जिसकी परिणति ली के प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में हुई, त्याग करना। 50 एल्सा की भूमिका को अन्ना के पूरक के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसे ली ने यिंग और यांग कहा था। 57 पूरी प्रक्रिया के दौरान ली ने अपने पसंद के कई विचारों को भी त्याग दिया, जिसमें पात्रों के बीच अलगाव बनाए रखने के लिए किशोरों के रूप में अन्ना और एल्सा के रिश्ते को दर्शाने वाला एक दृश्य भी शामिल था। 50 बहनों के चरित्रों को विकसित करने में मदद करने के लिए डिज्नी एनिमेशन की महिलाओं ने सिस्टर समिट कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने अपने बहन के रिश्तों के बारे में व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। 57 लीटर ने अपने बहन के रिश्ते से भी प्रेरणा ली। 64 ओलाफ के चरित्र में भी महत्वपूर्ण संशोधन हुआ, जिससे स्नोमैन को एल्सा के मुख्य गुर्गे से एक ऐसे चरित्र में बदल दिया गया जो अन्ना और एल्सा के शुरुआती बचपन का हिस्सा था और गर्मियों की अवधारणा पर आधारित था। 65 प्रारंभ में ली ओलाफ को कहानी से हटाना चाहते थे। हालांकि एक स्टाफ एनिमेटर ने गैर के साथ 3 पेज की स्क्रिप्ट ट्रीटमेंट की कल्पना की, जिसने उसे अन्यथा आश्वस्त किया। 66 नवंबर 2012 तक टीम को विश्वास हो गया कि उन्होंने अंततः कहानी में महारत हासिल कर ली है। 67 हालांकि डेल वेचो के अनुसार फरवरी 2013 के अंत में यह महसूस किया गया कि यह अभी भी काम नहीं कर रहा था, जिसके लिए फरवरी से जून 2013 तक अधिक पुनर्लेखन की आवश्यकता थी। 68 69 70 उस महीने डिज्नी फीनिक्स एरिज़ोना में 2 दर्शकों, एक परिवार और दूसरा वयस्क 69 के साथ आंशिक रूप से पूरी की गई फिल्म की परीक्षण स्क्रीनिंग आयोजित की गई। 71 ढलाई 5 मार्च 2012 को अभिनेत्री क्रिस्टन बेल को एना की आवाज देने के लिए चुना गया था। 1549 बेल, जिन्होंने अपनी गर्भावस्था के दौरान अपनी पंक्तियां रिकॉर्ड की थीं, को उनकी आवाज गहरी होने के कारण बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ पंक्तियां फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ी। 72 उन्हें लगभग 20 बार अतिरिक्त रिकॉर्डिंग सत्र के लिए बुलाया गया था। प्रोडक्शन टीम ने दावा किया था कि यह आंशिक रूप से विकसित हो रहे कहानी तत्वों के कारण था। 73 बेल को पिछली डिज्नी महिला नायक सही मुद्रा और अत्यधिक वाक्पटु भाषण के साथ प्राप्य लगीं और वह अन्ना को अधिक अनौपचारिक और भरोसेमंद के रूप में चित्रित करना चाहती थीं। 1574 फ्रोजन डिज्नी के लिए एक नारीवादी फिल्म है। मुझे वास्तव में इस पर गर्व है। इसमें सब कुछ है, लेकिन यह मूल रूप से भाईचारे के बारे में है। मुझे लगता है कि ये दोनों महिलाएं एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे की रक्षा करने की कोशिश करती हैं। बहनें बहुत जटिल हैं।
फिल्मों में, खासकर छोटे बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा रिश्ता है। इदीना मेंजेल फ्रोजन की अपनी छाप पर 75। एल्सा की भूमिका के लिए ब्रॉडवे अनुभवी इदीना मेंजेल को चुना गया था। उन्होंने पहले टैंगल्ड 2010 के लिए असफल ऑडिशन दिया था। हालांकि टैंगल्ड के कास्टिंग डायरेक्टर में से एक ने अपने डिवाइस पर उसके प्रदर्शन की रिकॉर्डिंग रखी। उस रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्होंने मेंजेल और बेल को फ्रोजन के ऑडिशन के लिए आमंत्रित किया। 76 अपनी आधिकारिक कास्टिंग से पहले मेंजेल और बेल ने प्रारंभिक तालिका में प्रोडक्शन टीम को गहराई से प्रभावित किया। 60 टीम ने मेंजेल और बेल के प्रदर्शन को पूर्ण सामंजस्य में पाया और पात्रों के बहन के रिश्ते के सार को कुशलता से पकड़ लिया। 48 दिसंबर 2012 और जून 2013 के बीच अतिरिक्त भूमिकाओं की कास्टिंग की घोषणा की गई, जिसमें क्रिस्टोफ के रूप में जोनाथन ग्रॉफ, ड्यूक ऑफ वेसल्टन के रूप में एलन टुडिक, हंस के रूप में सैंटिनो फोंटाना और ओलाफ के रूप में जोश गार्ड शामिल थे। 22 डिजाइन डिजाइनर जीन गिलमोर ने फिल्म की कंप्यूटर जनित इमेजरी (सीजीआई) पोशाक डिजाइन में अवांछित प्लास्टिक गुणवत्ता प्रदर्शित करने से रोकने के लिए सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। फ्रोजन के सीजीआई कपड़ों के पहलुओं में ट्रिम्स और कढ़ाई, मखमल से लेकर साबर तक विभिन्न गुणवत्ता वाले कपड़े और सेक्विंड बटा बीडेड कपड़े शामिल हैं। कला निर्देशक माइकल गियामो जटिल विवरण के साथ एक स्कैंडिनेवियाई विषय चाहते थे, जिससे उन्हें इसके परिधानों और ट्रिम्स का अध्ययन करने के लिए सोलवांग और नॉर्वे की यात्रा करनी पड़ी। प्रोडक्शन टीम का उद्देश्य फिल्म के दृश्य विषय के साथ संरेखित करते हुए संदर्भ सामग्री का शाब्दिक के बजाय रचनात्मक रूप से उपयोग करना था। डायर फैशन के ग्राफिक डिजाइनों ने फिल्म की आकार भाषा को स्थापित करने में मदद की। 77 और नॉर्वेजियन संस्कृति के घुमावदार और ज्यामितीय डिजाइनों ने इसकी रचनात्मक दिशा को प्रेरित किया। 78 नॉर्वे की यात्रा से कई प्रेरणाएं सामने आईं। 79 देश की ऊर्ध्वाधर चट्टान संरचनाओं और नैरोयफजॉर्ड फजॉर्ड 80 ने अरेंडेल की स्थापना को प्रेरित किया, जबकि मध्ययुगीन स्टेव चर्चों ने महल परिसर को प्रेरित किया और इसके इंटीरियर ने ओस्लो महल से प्रेरणा ली। विशिष्ट पैनलिंग और ग्रिड पैटर्न की विशेषता वाली रोजमिलिंग लोक कला ने वास्तुकला, सजावट और वेशभूषा को प्रेरित किया। 81-82 फिल्म का विश्व निर्माण नोवे की लंबी रातों और लाइट शो पर आधारित है। 80 लासेटर ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एल्सा को बर्फ के टुकड़े से अपने बर्फ के महल का निर्माण शुरू करने का विचार सुझाया। मुख्य रूप से सफेद परिदृश्य पर आधारित फ्रोजन का प्रकृति चित्रण नॉर्वे की विविध प्राकृतिक प्रकाश स्थितियों से प्रभावित था। जियामो एक सुंदर आभूषण जैसा पैलेट चाहता था जिसमें प्राकृतिक प्रकाश और एल्सा की शक्तियां दोनों शामिल हों। 81 एना के डिजाइन में फूलों के पैटर्न और जीवंत रंगों से सजी एक अलमारी थी। उत्तरी जलवायु के लिए तैयार की गई उनकी यात्रा पोशाक में भारी ऊन और मखमल शामिल थे। एल्सा की मूल वेशभूषा से पता चलता है कि वह अपनी शक्तियों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी पहचान स्वीकार करती है, उसकी पोशाक उसकी स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाती है। हंस, जो अरेंडेल से नहीं था, को रोजमेलिंग आधारित पोशाक दी गई, जिसमें उसकी जैकेट पर अधिक ग्राफिक डिजाइन था। पहाड़ पर रहने वाले बाहरी व्यक्ति क्रिस्टोफ ने सामी कपड़ों से प्रेरित फर और लाल सैश वाली पोशाक पहनी थी। 83 स्वेन की प्रेरणा नॉर्वे के एक पूर्व खनन शहर और यूनेस्को स्थल रोरोस में सर्दियों के मौसम और परिदृश्य के टीम के अनुभव से मिली। 80 एनिमेशन से पहले प्रोडक्शन टीम ने पात्रों के व्यक्तित्व, कहानियों और बारीकियों का अध्ययन करने के लिए एक अभिनय कोच के साथ सहयोग किया और उन्होंने कलाकारों की गतिविधियों, सांस लेने और चेहरे के भावों का अध्ययन करने के लिए कलाकारों के साथ सहयोग किया।
84 उन्होंने फिल्म की फ्योर्ड आधारित सेटिंग का अध्ययन करने और बर्फ का अनुभव करने के लिए क्रमशः नॉर्वे और जैक्सन होल व्योमिंग की यात्रा की। 85 प्री प्रोडक्शन चरण में 2 साल से अधिक समय लगा, जिसके दौरान टीम ने एनिमेशन प्रक्रिया की तैयारी में कई विवरणों का अध्ययन किया। बाद में मुख्य पात्रों के डिजाइनों की कल्पना करने और उनके अंतिम सीजीआई मॉडल के लिए एक सुसंगत आकार भाषा स्थापित करने के लिए एनिमेशन परीक्षण आयोजित किए गए। कलाकारों को उनके पात्रों की मुद्रा, भाव और समय को समझने के लिए अभिनय करने के लिए विशिष्ट दृश्य सौंपे गए थे। इससे पहले कि टीम एनिमेशन के अधिक जटिल पहलुओं पर गौर कर सके, अन्य लोगों ने प्रमुख पोज बनाने और उन्हें निर्देशकों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ब्लॉकिंग पास में इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 84 एनिमेशन प्रक्रिया में सिमुलेशन आयोजित करना और सही रचनाओं, समय और डिजाइनों का लेखा जोखा शामिल था। 86 पूरी प्रक्रिया के दौरान जहां बर्फ के प्रभाव जैसे तत्वों का अनुकरण करने के लिए डिजिटल उपकरण प्रचलित थे, टीम ने विशिष्ट उदाहरणों में अधिक कला निर्देशित उपस्थिति के लिए पारंपरिक ड्रॉ ओवर तरीकों को भी एकीकृत किया। इन हाथ से बनाए गए प्रभावों को 3D में मोटाई जोड़ने के लिए प्रक्षेपित और बाहर निकाला गया। 87 फ्रोजन की हेराफेरी प्रक्रिया में एक डिजिटल मूर्तिकला लेना, कंकाल और मांसपेशियों का निर्माण करना, त्वचा को चरित्र से जोड़ना और एनिमेशन नियंत्रणों का एक सेट बनाना शामिल है। इसमें 312 कैरेक्टर रिग्स और 245 क्लॉथ रिग्स का उपयोग किया गया। दोनों ही समकालीन डिज्नी फिल्मों में उपयोग किए गए रिग्स से बेहतर थे। 88 उत्पादन टीम को नियंत्रण तंत्र की सीमाओं के कारण सूक्ष्म चेहरे के एनिमेशन प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि नियंत्रण की कमी के कारण ऐसे एनिमेशन की जटिलताओं को पकड़ना मुश्किल हो गया था। वे चाहते थे कि पात्र सूक्ष्म बारीकियों का प्रदर्शन करें, जैसे उचित भौं चालन। 89 नॉर्वेजियन आधारित वेशभूषाओं को उनके जटिल डिजाइनों के कारण तकनीकी तैयारी की आवश्यकता होती है। पिछली डिज्नी सीजीआई फिल्मों की तुलना में क्लॉथ रिग्स की बढ़ी हुई संख्या के कारण यह और बढ़ गया था। वेशभूषा में डिजिटल पैटर्न बनाने की तकनीक और वास्तविक जीवन के कपड़े के गुणों का उपयोग किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनका ऑन स्क्रीन व्यवहार वास्तविक जीवन से काफी मिलता जुलता है। प्रोडक्शन टीम ने पात्रों की चोटियां और नॉर्वेजियन आधारित हेयर स्टाइल की विविध शैलियों को बनाना भी बहुत जटिल पाया। एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट ने एल्सा के हेयर स्टाइल को बनाने में मदद की, जिसने 4,20,000 स्ट्रैंड्स के साथ पिछले डिज्नी पात्रों की जटिलता को पार कर लिया। 90 टॉनिक का विकास कलाकारों को पात्रों के बालों को अधिक प्रभावी ढंग से समूहित करने और स्टाइल करने में सक्षम बनाने के लिए किया गया था। इसने पारंपरिक नॉर्वेजियन शैलियों को बनाने में भी मदद की, जिसमें जटिल ब्रैड्स शामिल हैं और भेड़ियों और घोड़ों जैसे जानवरों तक विस्तारित हैं। 87-90 प्रोडक्शन टीम यथार्थवादी और विविध बर्फ की बनावट को चित्रित करना चाहती थी, जिसमें गीली और रोएदार बर्फ भी शामिल थी, और उन्होंने पात्रों के साथ कैसे बातचीत की। 91 स्नो बैचर को बर्फ और उसके बीच से गुजरते समय बने मलबे पर निशान बनाने के लिए विकसित किया गया था और बर्फ पर ठंड जैसे बनावट लागू करने के लिए विशेष शेडर्स का उपयोग किया गया था। टीम ने सामग्री बिंदु विधि आधारित एल्गोरिदम मैटरहॉर्न विकसित करने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजल्स के गणितज्ञों के साथ सहयोग किया, जिसका उपयोग फिल्म के जटिल बर्फ व्यवहार का अनुकरण करने के लिए किया गया, जिसमें उन्हें स्नोबॉल में सिंटर करना भी शामिल था। 90-92 इसने फिल्म के विभिन्न बर्फ प्रभावों को बनाने में भी मदद की, बर्फबारी से लेकर परिदृश्य और पात्रों पर संचय तक। 86 उन्होंने बर्फ और बर्फ के निर्माण के साथ साथ बर्फ के टुकड़ों की विशेषताओं पर भौतिक विज्ञानी डॉ. केनेथ लिबब्रेक्ट से परामर्श किया। लिबब्रेक्ट ने बताया कि बर्फ के टुकड़े वायुमंडल में छोटे बर्फ के क्रिस्टल के रूप में शुरू होते हैं,
जो आर्द्रता और तापमान में परिवर्तन के कारण शाखाबद्ध और परतदार होते हैं। इस ज्ञान से आकर्षित होकर उन्होंने 2000 अद्वितीय स्नोफ्लेक आकृतियों को यादृच्छिक रूप से उत्पन्न करने के लिए एक स्नोफ्लेक जनरेटर विकसित किया। 88 ओलाफ को बनाने के लिए प्रोडक्शन टीम ने उसे अलग करने और फिर से जोड़ने के लिए स्पेस विकसित किया और पात्रों की गतिविधियों में अधिक कुशलता से हेरफेर करने के लिए फ्लोरिश विकसित किया। 93 उन्होंने ओलाफ की शारीरिकता के बारे में पता लगाया और पता लगाया कि उसकी छड़ी वाली भुजाएं कैसे हिलनी चाहिए, वह बिना कोहनियों के अपना सिर कैसे खुजाता है और उसके शरीर के अंग कैसे अलग होकर चलते हैं। ओलाफ 3 स्नोबॉल से बना है जिन्हें विभिन्न तरीकों से अलग किया और पुनः जोड़ा जा सकता है। उनकी शारीरिक रचना बहुत लचीली थी और टीम को अभिव्यक्ति और क्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने की अनुमति दी। 94 वांछित दृश्य प्रभाव प्राप्त करने के लिए जहां एल्सा ने अपने बर्फ के महल का निर्माण किया, उत्पादन टीम ने क्यूबेक शहर में एक बर्फ होटल का दौरा किया ताकि यह देखा जा सके कि प्रकाश बर्फ और बर्फ के साथ कैसे संपर्क करता है। इस दृश्य को बनाने के लिए 50 प्रभाव कलाकारों और प्रकाश कलाकारों ने सहयोग किया और प्रत्येक फ्रेम के लिए प्रतिपादन प्रक्रिया में 4000 कंप्यूटरों के एक साथ काम करने में लगभग 30 घंटे लगे। 95 इस क्रम के लिए विशेष प्रकाश व्यवस्था और कोरियोग्राफी की आवश्यकता थी। सिनेमैटोग्राफी, लुक और लाइटिंग के निदेशक मोहित कलियानपुर ने भी बर्फ के अपवर्तक और प्रकाश प्रवेश गुणों को पकड़ने के लिए किरण अनुरेखण के व्यापक उपयोग पर जोर दिया। 90 संगीत और ध्वनि डिजाइन। फ्रोजन के गीतों की रचना पति पत्नी की टीम लोपेज द्वारा की गई थी। 96 निर्माता पीटर डेल वेचो ने इस परियोजना के लिए उनसे संपर्क किया था, जिन्होंने उनके साथ पिछली डिज्नी फिल्मों में काम किया था। 97 द बुक ऑफ मॉर्मन सहित अन्य परियोजनाओं में व्यस्त होने के बावजूद लोपेज ने व्यक्त किया कि वे एक परिकथा संगीत पर डिज्नी के साथ सहयोग करने के लिए उत्सुक थे। बाद में न्यूयॉर्क शहर में एक व्यक्तिगत पिच के बाद उत्पादन टीम में शामिल हो गए। 98 लोपेज ने न्यूयॉर्क शहर से दूर काम किया, प्रोडक्शन टीम के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगे रहे। 99 गाने उनके होम स्टूडियो में डेमो के रूप में रिकॉर्ड किए गए, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की गई। 100 उन्होंने 25 गाने लिखे और उनमें से एक तिहाई को अंतिम संस्करण में शामिल किया गया, जिसमें अंतिम क्रेडिट में डेमी लोवाटो द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक गाना भी शामिल था। 101 गानों के अलावा फिल्म में क्रिस्टोफ बेक का एक स्कोर था, जिसमें नॉर्वेजियन संस्कृतियों से प्रेरित क्षेत्रीय वाद्ययंत्र और गायन तकनीक शामिल थी। 102 प्रोडक्शन टीम चाहती थी कि स्कोर फिल्म के साथ भावनात्मक रूप से गूंजे, खासकर महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान, जैसे कि अन्ना के शांत होने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा। 103 बर्फ और बर्फ की आवाज को पकड़ने के लिए फॉले का काम किया गया था और बर्फ के महल में एल्सा के कदमों की आवाज को सही करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। 73 दोस्तों वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों इस मूवी के बारे में मैं आपको डिटेल पूरी बता चुका हूँ और सिर्फ कास्टिंग बची है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपको कोई दिक्कत आती है या कोई कन्फ्यूजन है इस मूवी से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन है आपको, तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, मैं आपको एक तरह से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों इस मूवी को मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया है, इसकी जितनी भी अपडेट थी, प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, सभी के बारे में A to Z आपको चीज़ें बता दी है। सिर्फ थोड़ी कास्टिंग बची हुई है, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं फटाफट से। गी स्टेफनी लिनेंडो और रयान बंच के अनुसार फ्रोजन पारंपरिक डिज्नी परिकथा सम्मेलनों से हटकर उन पात्रों को पेश करता है जो तत्काल और अपरिहार्य सच्चे प्यार, हमेशा खुश रहने को चुनौती देते हैं। राजकुमार सच्चे प्यार के माध्यम से राजकुमारी को बचाता है, चुंबन और विवाह के माध्यम से पूर्णता।
गील ने कहा कि हंस खुद को एक खलनायक के रूप में प्रकट करता है जो सच्चे प्यार के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्ना से संपर्क करता है। 124 लिनैंडो ने कहा कि एल्सा के पास उसे हमेशा खुश जीवन देने के लिए एक राजकुमार की कमी है। 125 एना ने खुद एल्सा को बचाकर राजकुमार की सच्ची चुंबन रक्षक की भूमिका को पूरा किया। 125 बंच ने कहा, पारंपरिक राजकुमारी कथा के विपरीत जहां एक राजकुमारी की संतुष्टि शादी में समाप्त होती है, फ्रोजन विषमलैंगिक रोमांस पर बहन के बंधन पर जोर देती है। 126 उन्होंने कहा कि यह अन्ना और एल्सा के बीच अलगाव और कारावास और एल्सा के दूसरों को, विशेषकर अन्ना को चोट पहुंचाने के डर के साथ साथ संयम और स्वतंत्रता के विषयों पर केंद्रित है। एना दुनिया का पता लगाने के लिए खुली और उत्सुक है, जबकि एल्सा कारावास और अलगाव में शरण चाहती है। 127 बंच का गीत डू यू वांट टू बिल्ड ए स्नोमैन एना की प्यार और साथ की चाहत के साथ कारावास से बचने की इच्छा को दर्शाता है, जबकि एक अन्य गीत फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर एक पारंपरिक के लिए उम्मीदों को खत्म करने में मदद करता है। डिज्नी रोमांस कथा। उनके अनुसार फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉरएवर में अन्ना की रोमांटिक कल्पनाएं डिज्नी फिल्म की प्रेरणाओं को प्रतिबिंबित करती हैं और एक पारंपरिक रोमांस कथा के लिए उम्मीदें स्थापित करती हैं, लेकिन बाद में फिल्म में इन उम्मीदों को नष्ट कर दिया जाता है जब अन्ना अपनी रोमांटिक कल्पनाओं को उसके लिए गौण बताती हैं। एल्सा के साथ फिर से जुड़ने की इच्छा। 128 127 मार्केटिंग और रिलीज। फ्रोजन थीम वाली रेड कारपेट पृष्ठभूमि के सामने 3 लोग तस्वीर के लिए मुस्कुरा रहे हैं। हॉलीवुड लॉस एंजल्स के एल कैपिटन थिएटर में फिल्म के प्रीमियर पर निर्माता पीटर डेल वेचो ली और बक जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वेस्टजेट बोइंग 737-8 सीटी पर फिल्म के एक विज्ञापन में एल्सा को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और ओलाफ को गर्मियों का आनंद लेते हुए दिखाया गया है। जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर वेस्टजेट बोइंग 737-8 सीटी पर फिल्म का एक विज्ञापन। फ्रोजन की शुरुआत 2013 डी23 एक्सपो में गानों के पूर्वावलोकन के साथ हुई, जहां इदीना मेंजेल ने लेट इट गो का लाइव प्रदर्शन किया। 129 डिज्नीलैंड, डिज्नी कैलिफोर्निया एडवेंचर और एपकॉट सहित डिज्नी पार्कों में फिल्म के लिए व्यापक प्रचार किया गया। 131 थीम पार्क में अन्ना और एल्सा कॉस्प्लेयर्स के साथ मुलाकात और अभिवादन सत्र की पेशकश की गई। 132 डिज्नी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने 6 नवंबर 2013 को खिलौनों से लेकर घरेलू साज सज्जा तक की व्यापारिक श्रृंखला लॉन्च की। 133 18 जून 2013 को एक टीजर ट्रेलर जारी किया गया। 134 जिसके बाद 26 सितंबर 2013 को आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। 135 फ्रोजन को 27 नवंबर 2013 को अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था और इसके साथ मिकी माउस एनिमेटेड लघु फिल्म गेट हॉर्स। 136 फिल्म का प्रीमियर हॉलीवुड लॉस एंजल्स में एल कैपिटन थिएटर में 19 नवंबर 2013 को हुआ था। 137 और व्यापक रिलीज से पहले 22 नवंबर से शुरू होकर 5 दिनों की सीमित रिलीज हुई थी। 138 139 फ्रोजन के विभिन्न एकल संस्करण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी किए गए। 140 141 डिज्नी की 100वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में फ्रोजन को 4 से 17 अगस्त 2023 तक पूरे अमेरिका के चुनिंदा थिएटरों में, साथ ही यूके में 13 से 19 अक्टूबर तक और पोलैंड में 29 अक्टूबर को फिर से रिलीज किया गया। 142 143 144 होम मीडिया। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज होम एंटरटेनमेंट ने फ्रोजन को 25 फरवरी 2014 को डिजिटल डाउनलोड के लिए और 18 मार्च को ब्लू रे और डीवीडी पर रिलीज किया।
145 भौतिक प्रतियों में पर्दे के पीछे की विशेषताएं, हटाए गए दृश्य, फिल्म का टीजर ट्रेलर, लेट इट गो संगीत वीडियो और गेट हॉर्स। 146 12 अगस्त 2014 को एक घोषणा के बाद 18 नवंबर 2014 को डीवीडी और डिजिटल डाउनलोड के माध्यम से फ्रोजन का एकल पुनः प्रकाशन जारी किया गया। 147 फिल्म की होम मीडिया रिलीज बहुत सफल रही। इसने अपने पहले दिन 3.2 मिलियन यूनिट्स बेचीं, जो सबसे बड़े होम वीडियो विक्रेताओं में से एक बन गया और अमेज़न का अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला बच्चों का डिस्क बन गया। 148 डिजिटल रिलीज अब तक की सबसे तेजी से बिकने वाली डिजिटल रिलीज बन गई। 149 अपने पहले सप्ताह में इसने 19 अन्य शीर्षकों को पछाड़ दिया। 150 969 270 ब्लूरे इकाइयों की बिक्री के साथ कुल 79 266 322। 151 यह 7 में से 6 सप्ताह तक अमेरिकी होम वीडियो बिक्री चार्ट में शीर्ष पर रहा। 152 यूके में इसने शीर्ष स्थान पर शुरुआत की और 3 सप्ताह में 2 मिलियन से अधिक इकाइयां बेचीं, जो 2014 में देश का सबसे अधिक बिकने वाला वीडियो शीर्षक बन गया। 153 जापान में इसने 2,025,000 ब्लूरे बटा बेचीं। 4 सप्ताह में डीवीडी कॉम्बो सेट सबसे तेजी से बिकने वाला होम वीडियो बन गया और पहले दिन और सप्ताह में सबसे अधिक इकाइयां बिकीं। 155-2014 के अंत तक इसने कुल अमेरिकी होम मीडिया बिक्री में 185,483,063 की कमाई की और मार्च 2015 तक 18 मिलियन से अधिक इकाइयां बेचीं। 156 चरण 4 फिल्म्स के खिलाफ मुकदमा। मुख्य लेख चरण 4 फिल्में ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा। दिसंबर 2013 के अंत में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने कैलिफोर्निया संघीय अदालत में चरण 4 फिल्म्स के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा दायर किया, जिसमें कनाडाई फिल्म द लीजेंड ऑफ सरीला के निरंतर वितरण के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग की गई, जिसे अमेरिका में फ्रोजन लैंड नाम दिया गया था और डिज्नी फिल्म के समान एक लोगो। 158 जनवरी 2014 के अंत तक दोनों कंपनियों ने मामला सुलझा लिया था। समझौते में कहा गया है कि द लीजेंड ऑफ सरीला और संबंधित माल के वितरण और प्रचार में इसके मूल शीर्षक का उपयोग किया जाना चाहिए। चरण 4 में डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म के समान ट्रेडमार्क, लोगो या अन्य डिजाइन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। 159, 160, 161 चरण 4 में 27 जनवरी 2014 से पहले डिज्नी को $1,00,000 का भुगतान करना और 3 मार्च 2014 से पहले स्टोर और ऑनलाइन वितरकों से फ्रोजन लैंड की प्रतियां हटाने के लिए सभी व्यावहारिक प्रयास करना आवश्यक था। 160, 159 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। फ्रोजन ने घरेलू स्तर पर 400,953,009 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 933, 338, 562 की कुल कमाई की। दुनिया भर में कुल 334, 291, 571। 4 डेडलाइन हॉलीवुड ने फिल्म के शुद्ध लाभ की गणना $400 मिलियन से अधिक की, इसे 2013 की सबसे मूल्यवान ब्लॉकबस्टर की सूची में दूसरे स्थान पर रखा। 162 यह 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 163 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म, 164, 165 और 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 166 फिल्म ने अपने शुरुआती सप्ताहांत में दुनिया भर में 10.6 मिलियन डॉलर की कमाई की। 167 और 2 मार्च 2014 को इसने $1 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। 168 ब्लूमबर्ग बिजनेस ने मार्च 2014 में रिपोर्ट दी थी कि विश्लेषकों ने उत्पादन, विपणन और वितरण के लिए फिल्म की कुल लागत लगभग $323 मिलियन से $350 मिलियन होने का अनुमान लगाया था।
और यह भी अनुमान लगाया था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस टिकट बिक्री डिजिटल से 1.3 बिलियन डॉलर का राजस्व अर्जित करेगी। डाउनलोड डिस्क और टेलीविजन अधिकार 169। घरेलू रिलीज होने पर फ्रोजन अमेरिका में बहुत सफल रही। इसने एनिमेटेड फिल्मों के बीच फैंडांगो के शीर्ष अग्रिम टिकट विक्रेता के रूप में रिकॉर्ड तोड़ दिया और बाद में कंपनी के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली एनिमेटेड फिल्म बन गई। 171 इसका एकल संस्करण संस्करण फैंडांगो पर भी शीर्ष विक्रेता था। 171 हॉलीवुड में एल कैपिटन थिएटर में सीमित रिलीज के बाद इसने $2,43,390 की कमाई की। 172 इसने $15 2 मिलियन की कमाई की और प्री थैंक्सगिविंग बुधवार की ओपनिंग में शीर्ष पर रही। 173 जब इसकी व्यापक शुरुआत हुई तो फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में लगभग 66.7 मिलियन डॉलर की कमाई की। 174 जिसने वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों के लिए शुरुआती सप्ताहांत का रिकॉर्ड स्थापित किया और उन फिल्मों के लिए दूसरा सबसे बड़ा शुरुआती सप्ताहांत बन गया जिन्होंने शुरुआत में शुरुआत नहीं की। जगह 175 इसने मुख्य रूप से महिला दर्शकों को आकर्षित किया और लगभग 81% दर्शक परिवार थे। 177 फ्रोजन ने 3 दिवसीय थैंक्सगिविंग कमाई का रिकॉर्ड भी बनाया। 178 व्यापक रिलीज के अपने दूसरे सप्ताहांत के दौरान फ्रोजन 53% घटकर $31.6 मिलियन रह गया, लेकिन 1999 में रिलीज हुई टॉय स्टोरी 2 $27.8 मिलियन से आगे थैंक्सगिविंग के बाद सबसे बड़े सप्ताहांत का रिकॉर्ड स्थापित करते हुए पहले स्थान पर पहुंच गया। 179 फ्रोजन व्यापक रिलीज के अपने छठे सप्ताहांत में बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 180 और लगातार 16 सप्ताहांतों तक वहां रही। 181 182 2002 के बाद से किसी भी फिल्म द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म। 165 और अपने पांचवें 183 से बड़ी सप्ताहांत कमाई हासिल की। अपने संबंधित सप्ताहांतों में अन्य फिल्मों की तुलना में अपने 12वें सप्ताहांत व्यापक रिलीज के 184 अमेरिका में फ्रोजन 2013 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 185 और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2013 की एनिमेटेड फिल्म है। 186 पुन रिलीज को छोड़कर गैर सिक्वल एनिमेटेड फिल्मों एक रिकॉर्ड जो पहले फाइंडिंग निमो 2003 के पास था के बीच यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली शुरुआती कमाई है। 187 188 और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो की फिल्मों के बीच एक रिकॉर्ड पहले द लायन किंग 1994 द्वारा आयोजित। 189 बॉक्स ऑफिस मोजो का अनुमान है कि फिल्म ने अमेरिका में 49 मिलियन से अधिक टिकटें बेचीं। 190 अंतर्राष्ट्रीय अमेरिका के बाहर फ्रोजन 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। 191 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म। 192 और छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2013 की फिल्म है। 193 यह दक्षिण कोरिया, डेनमार्क और वेनेजुएला में सबसे अधिक कमाई करने वाली एनिमेटेड फिल्म है। 194 195 196 फिल्म ने अमेरिका के बाहर उसी सप्ताहांत में अपनी शुरुआत की जब इसकी व्यापक अमेरिकी रिलीज हुई थी और 16 बाजारों से $16.7 मिलियन की कमाई की थी। 1762014 में 2 सप्ताहांतों तक यह अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 10-12 जनवरी $27.8 मिलियन, 197 और 7-9 फरवरी $24 मिलियन। 198 कुल मिलाकर इसकी सबसे बड़ी ओपनिंग सप्ताहांत चीन में हुई। $14.3 मिलियन की 5 दिवसीय ओपनिंग। 199 रूस $11
1 मिलियन पिछले सप्ताहांत के पूर्वावलोकन सहित, जहां फिल्म ने डिज्नी एनिमेटेड फिल्मों के बीच शुरुआती सप्ताहांत का रिकॉर्ड बनाया, टेंगल्ड से आगे 200 और जापान 9.6 मिलियन डॉलर की 3 दिवसीय शुरुआत 201। इसने 2.2 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ स्वीडन में एनिमेटेड फिल्मों के बीच शुरुआती सप्ताहांत का रिकॉर्ड बनाया। 202 कुल कमाई में अमेरिका के बाद फिल्म का शीर्ष बाजार जापान 250 मिलियन डॉलर है, 203 उसके बाद दक्षिण कोरिया $56, 5 मिलियन 204 और यूके 58 मिलियन डॉलर हैं। 205 फ्रोजन दक्षिण कोरिया में उपस्थिति और कमाई दोनों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी विदेशी फिल्म है। 206 रूस, चीन और ब्राजील सहित 27 क्षेत्रों में सबसे बड़ी डिज्नी रिलीज 165 और कमाई करने वाली पहली एनिमेटेड फिल्म है। 10 मिलियन से अधिक प्रवेश 207 जापान में यह अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली विदेशी फिल्म टाइटैनिक 1997 के बाद और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली डिज्नी फिल्म है। 208 यह लगातार 16 सप्ताहांतों तक देश के बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही, जब तक कि डिज्नी की एक और रिलीज मेलेफिकेंट 2014 ने इसे पीछे नहीं छोड़ दिया। 209 अहमियत भरा जवाब समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 251 पेशेवर समीक्षाओं के आधार पर फ्रोजन की अनुमोदन रेटिंग 90% है, जिसकी औसत रेटिंग 7/10 है। इसकी आलोचनात्मक सर्वसम्मति में लिखा है, खूबसूरती से एनिमेटेड, चतुराई से लिखा गया और एकल गीतों से भरपूर, फ्रोजन ने डिज्नी कैनन में एक और योग्य प्रविष्टि जोड़ी है। 210 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 43 आलोचकों के आधार पर फ्रोजन को 100 में से 74 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 211 सिनेमा स्कोर द्वारा सर्वेक्षण में शामिल दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर दुर्लभ A+ ग्रेड दिया। 212 फ्रोजन की गहराई और कहानी कहने की प्रशंसा की गई। आलोचकों ने कहा कि फिल्म का एनिमेशन अकेलेपन, भय और आत्मनियंत्रण के लिए संघर्ष सहित कहानी की मार्मिक भावनाओं के साथ गहराई से मेल खाता है और इसने एल्सा के अलगाव के दर्द और अन्ना की प्यारी मुक्त आत्मा को कुशलता से दर्शाया है। 213, 214, 215 उन्होंने कहा कि इसने द स्नो क्वीन परिकथा को हृदयस्पर्शी क्षणों, आकर्षक गीतों और सम्मोहक कहानी कहने के साथ कुशलता से जोड़ा है। द टेलीग्राफ और द गार्जियन ने बहनों के बीच मजबूत बंधन पर जोर देते हुए क्लासिक डिज्नी की तत्वों को अपनाते हुए इसकी कहानी को उदासीन और दूरदर्शी पाया। 216, 217, 218 अन्य लोगों ने फ्रोजन की कथा और एनिमेशन को आधुनिक एनिमेटेड संगीत शैली में डिज्नी के पुनरुत्थान के रूप में वर्णित किया है, जो पारंपरिक राजकुमारी फिल्म सम्मेलनों से प्रस्थान द्वारा चिह्नित है, जो रोमांस पर बहन के रिश्ते पर जोर देता है। 219, 220, 221 टॉड मैककार्थी ने अन्य लोगों के बीच आधुनिक दृष्टिकोण और नारीवाद विषयों को संबोधित करते हुए द स्नो क्वीन के पारंपरिक परिकथा तत्वों के संयोजन के लिए फ्रोजन की प्रशंसा की। 219, 218 अलोंसो डुराल्डे ने कहा कि फिल्म अत्यधिक उपदेशात्मक हुए बिना इन विषयों को सूक्ष्मता से संबोधित करती है और अपने पात्रों, हास्य और गीतों के माध्यम से किसी की क्षमताओं और आंतरिक शक्ति को अपनाने के बारे में एक मजबूत संदेश देती है। 222 द न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टीफन होल्डन ने कहा कि यह अपरंपरागत पात्रों और अधिक जटिल, सशक्त कहानी के साथ पारंपरिक डिज्नी प्रिंसेस फॉर्मूले को चुनौती देता है। उन्होंने फिल्म की कहानी को सुसंगत और इसके एनिमेशन को सुंदर पाया और इसे बर्फ और बर्फ की एक स्वप्निल दुनिया के रूप में वर्णित किया। 221
द सिएटल टाइम्स और वैरायटी सहित अन्य प्रकाशनों ने महसूस किया कि फ्रोजन एक गहरा और आकर्षक अनुभव प्रदान करने में असफल रहा। 223-224 जो विलियम्स ने कहा कि कहानी में सुसंगत संरचना और अर्थ का अभाव है और सच्चे प्यार के विषय पर इसका जोर जबरदस्ती और दोहराव जैसा लगता है। 225 लेमायर ने कहा कि यह कुछ हद तक विरोधाभासी संदेश देता है और उन्होंने पारंपरिक डिज्नी राजकुमारी सम्मेलनों को नष्ट करने के इसके प्रयास को कुछ हद तक निंदनीय बताया। 113 एम्पायर ने कहा कि इसने प्राथमिक कॉमेडी स्रोत को पुरुष पात्रों के साथ बातचीत तक सीमित करके पुरुष सहायक कलाकारों के लिए महिला पात्रों को दरकिनार कर दिया। 226 द ऑस्टिन क्रॉनिकल और द ग्लोब एंड मेल के समीक्षकों ने क्रमशः चरित्र की गहराई और गर्मजोशी और आकर्षकता की कथित कमी का हवाला दिया। 227-228 तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने डिज्नी की इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में बात की जो कि आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है। बाकी जिस भी मूवी या सीरीज़ के बारे में जानना हो आप नीचे कमेंट ही कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।